हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति के संबंध में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया था बच्चों, तो आज उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे कि है कि नहीं, प्रक्षेपित वस्तु का है कि नहीं अधिकतम वेग या परिणामी वेग कितना होता है बच्चों एक पार्टिकुलर टाइम में, है कि नहीं, एक निश्चित दिए गए समय में कण का वेग कितना होगा, परिणामी वेग क्या होगा, आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे बच्चों की प्रक्षेप गति क्या होता है। प्रक्षेप गति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रक्षेप गति है ना, क्लास को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, है कि नहीं, उसी को हम लोग आगे आज बढ़ाएंगे लेसन को। तो इसके बारे में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि नहीं, है कि नहीं, पढ़ना हम लोगों को ये है कि उसका वेग, परिणामी वेग क्या होता है। तो चलिए आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि प्रक्षेपित वस्तु के परिणामी वेग का समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसका पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं। इस प्रकार हुआ कि मूल बिंदु से किसी कण को हम लोग प्रक्षेपित किए थे बच्चों इस प्रकार, और कण का अधिकतम वेग हम लोगों ने थीटा कोण पर कितना दिया था, यू दिया था। ये कोण हमारा थीटा था, ये एक्स एक्सिस था बच्चों हमारा, ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। यू का हम लोग कंपोनेंट लिए थे तो ये हो गया यू कॉस थीटा हो जाता है और ये हमारा यू साइन थीटा हो जाता है। तो मान लेते हैं कि किसी एक निश्चित दिए गए समय पे कण मेरा इस बिंदु पर है, तो इस बिंदु पर कण का वेग इस पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, तो ये परिणामी वेग हम लोग मान लेते हैं कि करली भी है। ये कितने समय पर है, मूल बिंदु से इस बिंदु तक जाने में उसको टी डैश समय लगता है कि नहीं। तो इस वेग का हम लोग दो कंपोनेंट लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में लेते हैं और एक हम लोग इस डायरेक्शन में लेते हैं। ये कंपोनेंट हो गया। ये चूंकि ये एक्स अक्ष के दिशा है, ये एक्स अक्ष के दिशा में है, इसलिए इस वेग का कंपोनेंट हो गया वी एक्स। ये वाई अक्ष के अनुदिश है इसलिए इसका हो गया वी वाई। अब ये परिणामी वेग है, ये एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है बच्चों। तो चलिए इसी फिगर के हिसाब से जो है हम लोग उसका सब कुछ आज हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कि एक्स अक्ष के अनुदिश कितना होगा, और ये भी हम लोग जानते हैं कि बच्चों एक्स अक्ष के अनुदिश कण का जो त्वरण होता है वो 0 होता है और वाई अक्ष के अनुदिश जो कण का त्वरण होता है वो माइनस जी डैश होता है। क्यों? क्योंकि कण को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कण ऊपर की ओर गति करता है। कण यदि ऊपर की ओर जाता है तो हम लोग गुरुत्व त्वरण को ऋणात्मक लेते हैं बच्चों। तो एक्स अक्ष के अनुदिश हम लोग गति के समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश हम लोग गति समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो कौन समीकरण का प्रयोग करेंगे, तो ये हो गया वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस यहाँ होगा ए एक्स टी। तो हम लोग जानते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश कण का वेग कितना होता है, वी कॉस थीटा, और त्वरण उसका 0 है। तो सारी बातों को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो वी एक्स का वैल्यू जो हम लोगों को मिलेगा ये मिल गया यू कॉस थीटा प्लस 0, क्योंकि ए एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। तो वी एक्स इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए यू कॉस थीटा, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब इसी तरह हम लोग वाई अक्ष के अनुदिश गति के समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो वाई अक्ष के अनुदिश गति के समीकरण का प्रयोग करते हैं, अनुदिश, तो वही समीकरण का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा वी वाई, ये होगा यू वाई प्लस होगा ए वाई टी डैश, सॉरी समय मेरा यहाँ पर टी डैश है कि नहीं, वो छोटा टी नहीं है, छोटा टी तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय होता है। ये टी डैश समय पे हम लोगों को परिणामी वेग की गणना करना है बच्चों। तो यू वाई इज इक्वल टू कितना है मेरा, यू देख पा रहे हैं साइन थीटा है और त्वरण यहाँ पर माइनस जी है कि नहीं। हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं बच्चों, यू वाई इज इक्वल टू है मेरा यू साइन थीटा है और ए वाई इज इक्वल टू जो होता है वो माइनस जी है। तो सारी बातों को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो वी वाई इज इक्वल टू हो गया यू साइन थीटा और माइनस हो गया जी टी डैश, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कह देंगे बच्चों। तो चलिए अब परिणामी वेग का समीकरण हम लोग निकालना है। तो देख पा रहे हैं कि वी एक्स और वी वाई के बीच का कोण कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। तो हम लोग जो परिणामी सदिश निकालने का जो समीकरण था, बस समीकरण का हम लोग वही पर प्रयोग करेंगे। ये कितना हो जाता है कि नहीं, ये आर इज इक्वल टू जो निकालते हैं, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो जाता है कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा क्या है बच्चों, यहाँ ए और बी के बीच का एंगल होता है। यदि मान लीजिए थीटा का वैल्यू यदि मेरा 90 डिग्री हो जाए तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा मेरा, रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो कुछ हम लोग उसी तरह यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे। तो परिणामी जो वेग होता है, परिणामी वेग
वो कितना है, टी डैश समय में कण का परिणामी वेग कितना हो जाएगा, या करली v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा वी वाई स्क्वायर। अब हम लोग सारा का वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। वी एक्स का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, वी एक्स का वैल्यू आप देख पा रहे हैं क्या, u कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। इसी तरह वी वाई का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हो गया u साइन थीटा माइनस जी टी डैश का स्क्वायर। अब हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना तो काफ़ी आसान है, आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म हम तोड़ेंगे। तो पहला हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2u साइन थीटा इंटू जी टी डैश। अब हम लोग लिखेंगे कर्ली v इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग u स्क्वायर को कॉमन कर देंगे तो ये टर्म मेरा यहाँ पर इस प्रकार प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर होगा जी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर माइनस 2u है कि जी टी डैश और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो ये इसका वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अतः करली बी इज इक्वल टू हम लोग को जो समीकरण प्राप्त हुआ वो कुछ इस प्रकार होगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर माइनस 2u जी टी डैश और साइन थीटा। तो कुछ समीकरण हम लोगों को ये प्राप्त हुआ। इसी को हम लोगों को कहते हैं कि टी डैश समय में कण का परिणामी वेग। इसी किसी भी समय में आप लोग कण का परिणामी वेग यदि आप निकालना चाहेंगे तो आप इस समीकरण से निकाल सकते हैं बच्चों, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि कण का दिशा क्या होता है। आप पहले ही बता चुके हैं कि परिणामी वेग करली भी जो है वो भी एक्स के साथ अर्थात एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है। अतः परिणामी वेग की जो दिशा होगी वो टेन हम लोग निकाल के बनाएंगे। तो ये आप लोग ऐसे भी पहले भी क्लास में देखे हैं कि टेन अल्फा इज इक्वल टू, हम लोग आपको पूरा बता ही देता हूं मैं यहाँ पर कि कैसे होगा। मान लेते हैं कि इस यहाँ से हम लोग भी एक्स अक्ष पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। अब ये वाला जो अक्ष होगा वो भी वाई अक्ष के बराबर होगा, इसको हम लोग भी वाई भी लिख सकते हैं। यदि हम लोग टेन का प्रयोग करेंगे तो लंब बटा आधार होता है, अतः भी वाई बटा भी एक्स हो जाएगा। तो हम लोग टेन अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, भी वाई बटा बी एक्स। तो भी वाई का वैल्यू आप लोग अपने कॉपी में लिखे होंगे, उससे से देख लीजिए। ये हो जाता है यू साइन थीटा माइनस जी है कि नहीं टी डैश बटा और भी एक्स का वैल्यू जो हो जाता है ये यू कॉस थीटा हो जाता है बच्चों कुछ इस प्रकार। इसको हम लोग पूरा तोड़ेंगे और हम लोग जानेंगे क्या होता है। देखिए इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ मैं, ये साइन थीटा बटा यू कॉस थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस जी टी डैश बटा हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो यू यहाँ से कैंसिल हो गया तो टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन बटा कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा माइनस हो जाएगा जी टी डैश बटा यू कॉस थीटा। अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे टेन है कि नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे बच्चों कि अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस जी टी डैश बटा यू कॉस थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये मेरा जो हो गया परिणामी वेग की टी डैश समय में परिणामी वेग का समीकरण की दिशा का समीकरण। परिणामी वेग का समीकरण तो हम लोगों ने ये वाला ज्ञात किया, उसकी दिशा का समीकरण हम लोगों ने ये वाला ज्ञात किया। तो कुछ इस प्रकार जो है हम लोग उसका ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में और कुछ भी जानने का प्रयास करते हैं बच्चों, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों। टॉपिक्स भी आज हम लोग जो ने प्रोजेक्टाइल मोशन चुना है, आप लोग इस क्लास में बने रहिए। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके बारे में हम लोग हर चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने बच्चों पिछले क्लास में देखा कि है ना कि कण का जो होता है अधिकतम है कि नहीं, ऊंचाई का समीकरण क्या होता है, परास का समीकरण क्या होता है और उड्डयन काल का समीकरण क्या होता है। आप लोग एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं कि अधिकतम ऊंचाई का समीकरण जो होता है वो h बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g होता है। ये अधिकतम ऊंचाई का समीकरण है हमारा, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अधिकतम ऊंचाई का ये समीकरण है। इसी तरह परास का जो समीकरण हम लोगों ने निकाला था, r बराबर क्या निकाला था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी निकाला था। ये परास का समीकरण था, मेरा रेंज का समीकरण था। उड्डयन काल का समीकरण जो निकाला था हम लोग ने, टी बराबर कैपिटल टी का वैल्यू जो निकाला था वो निकला था मेरा 2u साइन थीटा बटा जी निकला था। ये उड्डयन काल का समीकरण हम लोगों ने निकाला था। उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट का समीकरण हम लोगों ने निकाला था। और साथ में हम लोग दो चीज और भी देख चुके हैं बच्चों।
कि उसका परिणामी वेग का समीकरण है कि नहीं, टी डैश समय में, और उसकी दिशा भी देख चुके थे। चलिए आज हम लोग इसके बारे में एक रखते हैं टॉपिक्स कि यदि किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, मान लेते हैं कि ये मेरा पृथ्वी की सतह है और इस एक कण को हम लोग ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो ऊर्ध्वाधर जब ऊपर की ओर फेंकेंगे, यू वेग उसको हम देंगे, तो ये पृथ्वी की सतह के साथ कितना कोण बनाता है बच्चों, ये तो मेरा थीटा कोण बनता था, इसके जगह में ये क्या आ जाएगा, मेरा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, है कि नहीं। आप लोगों ने इस प्रकार देखा था कि ये प्रक्षेप गति में पृथ्वी की सतह था, इसको हम लोग ऐसे करके फेंके थे, और ये यू जो है पृथ्वी की सतह के साथ थीटा कोण बनाता था। तो यहाँ पर भी जब हम लोग कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कण का जो वेग होगा वो पृथ्वी की सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अर्थात इस स्थिति में हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने है कि नहीं, फेंकने पर कण जो है पृथ्वी की सतह के साथ, कण पृथ्वी की सतह के साथ कितना लंबवत, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, है कि नहीं, बनाएगा, है कि नहीं। तो इस स्थिति में हम लोग सब ज्ञात करेंगे कि उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, उसकी परास कितनी होगी, और उसका है ना उड्डयन काल कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं अधिकतम ऊंचाई कितना होगा, है कि नहीं, उसका अधिकतम ऊंचाई। आप लोग फोटो अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा। अधिकतम ऊंचाई हम लोग निकालेंगे, तो अधिकतम ऊंचाई का जो समीकरण होता है बच्चों वो कुछ इस प्रकार लिखेंगे हम लोग, h इज इक्वल टू होता है हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ पर हो जाएगा 2g, लेकिन यहाँ पे थीटा के जगह में हमारा कितना कोण है बच्चों, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो 90 डिग्री होगा। तो इस स्थिति में जब हम लोग यू वेग से कण को ऊपर की ओर फेंकेंगे ऊपर, तो वो कितनी दूरी तक जाएगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री बटा हो जाएगा मेरा 2g हो जाएगा इस प्रकार, है कि नहीं। तो यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, हम लोग जानते हैं साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो कण कितनी ऊंचाई तक जाएगी, देख पा रहे हैं आप लोग, यू स्क्वायर बटा 2g ऊंचाई तक जाएगी इस प्रकार, है कि नहीं। अब कण का रेंज कितना होगा, आप लोग रेंज तो जानते ही होंगे बच्चों। तो कण जो होता है एक्स अक्ष के अनुदिश कितनी दूरी तय करती है उसको हम लोग रेंज कहते हैं इसको। तो जब कण को आप ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो लंबवत यहीं पे गिरेगा, इसी बिंदु पर गिरता है ना बच्चों। यदि आप सीधे फेंकते हैं तो उसी बिंदु पर, आप बॉल को यदि आप ऊपर की ओर फेंकें तो आपके हाथ में ही बॉल गिरेगा। तो वो कितनी ऊंचाई तक गई, है कि नहीं, तो वो इतनी ऊंचाई तक जाएगी। तो रेंज कितना होगा, रेंज तो वो इधर जा नहीं रहा है, एक्स अक्ष के अनुदिश तो वो गति कर नहीं रहा है, अर्थात उसका रेंज तो 0 होगा। समीकरण के अनुसार भी हम लोग आज देख लेंगे कि उसका परास कितना होगा, कण का परास कितना होगा। आप देखिए यहाँ पर कण का परास, तो परास का समीकरण लिखेंगे, आर बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाता है साइन 2 थीटा और बटा यहाँ पर जी होता है। तो थीटा का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री रख देंगे, तो यू स्क्वायर हो जाएगा साइन 2 इंटू 90 डिग्री और बटा हो जाएगा जी। तो 90 दूनी कितना होगा 180 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर यहाँ पर होगा साइन 180 डिग्री और बटा जी। हम लोग ये बात जानते हैं कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है बच्चों। तो 0 होगा तो इसका मतलब है कि ये पूरे टर्म को 0 करेगा, तो आता कण का परास 0 हो जाएगा। जब कण को हम लोग ऊपर की ओर फेंकेंगे ऊर्ध्वाधर ऊपर, तो कण है ना क्षैतिज दूरी तय नहीं करेगी, यही कह रहा है वो, परास 0 हो जाएगा। लेकिन कण का उड्डयन काल कितना होगा, उड्डयन काल तो होगा कण को पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने में और पुनः उसको यहाँ तक इस बिंदु तक लौटाने में कितना समय लगेगा, उसी को हम लोग उड्डयन काल कहते हैं। नहीं, कण को अपनी अधिकतम ऊंचाई तक गया और अधिकतम ऊंचाई से पृथ्वी की सतह से टकराने में लगा समय को हम लोग उड्डयन काल कहते हैं। हम आपका परिभाषा पहले लिखा चुके हैं। तो ये उड्डयन काल कितना हो जाएगा, इसमें लिखेंगे उड्डयन काल। तो उड्डयन काल का समीकरण क्या होता है, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा बटा यहाँ पर होगा जी। नहीं बच्चों, अब दिखेंगे यहाँ पे थीटा का वैल्यू तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री बैठा देंगे, तो 2u हो गया साइन 90 डिग्री और बटा जी। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो उड्डयन काल t इज इक्वल टू हो जाएगा 2u बटा जी। इसका मतलब है कि कण को यदि b वेग है ना, u वेग से यदि आप ऊपर फेंकते हैं तो कण को पुनः पृथ्वी की सतह तक आने में लगा समय 2u/g होगा, और कण के द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई इतनी होगी, लेकिन कण का परास नहीं होगा, कण क्षैतिज दूरी
दूरी तय नहीं करेगी, ये गणित मुझे बतलाता है, मैथमेटिक्स मुझे बतलाता है बच्चों। तो आज ये हो गया। लेकिन अब हम लोग देखेंगे, अब उसको लंबवत नहीं फेंक करके बच्चों हम लोग देखेंगे कि कण को ऊर्ध्वाधर से, है कि नहीं, कण को ऊर्ध्वाधर दिशा से यदि थीटा कोण से फेंकेंगे, हम लोग पृथ्वी की सतह से नहीं फेंकेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कण को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर फेंकने पर, है ना, कण का अधिकतम ऊंचाई क्या होता है, उड्डयन काल क्या होता है और परास क्या होता है। आप समझ पा रहे हैं ऊर्ध्वाधर मतलब क्या हो गया। मान लेते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज है, तो कण को जब इस प्रकार फेंकेंगे तो कण को कितना वेग दिया हम लोगों ने, कण को वेग दिया u। तो ये कण पृथ्वी की सतह से नहीं, ऊर्ध्वाधर के साथ यदि थीटा कोण बनाता है ना, तो उस स्थिति में क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि कण को ऊर्ध्वाधर से फेंकने पर क्या क्या हम लोगों को चीजें प्राप्त होती है। तो चलिए, तो हम लोगों ने क्या बोला, कण को ऊर्ध्वाधर यदि ऊपर की, है ना, देखिए प्रक्षेप गति में कण को ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा कोण पर फेंका जाए, ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा कोण पर फेंका जाए, है ना, थीटा कोण पर फेंका जाए, तो इस स्थिति में मेरा क्या होगा। तो इसका हम लोग फोटो भी बना देते हैं बच्चों। चलिए, फोटो हम लोग कुछ इस प्रकार बनेगा, देख पा रहे हैं कि ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है बच्चों, है ना। यहाँ से मैंने किसी एक कण को प्रक्षेपित किया तो कण इस प्रकार डायरेक्ट ऊपर की ओर जाता है कि नहीं। कण को मैंने कितना वेग दिया, ये सारी बातें समान ही रहेगी, है कि नहीं। इसको मैंने u वेग दिया, बशर्ते यहाँ पर एक चीज़ का हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, वो क्या है बच्चों, कि यहाँ पर पृथ्वी की सतह के साथ कोण नहीं बना करके वो ऊर्ध्वाधर के साथ यदि थीटा कोण बनाता है, ये थीटा कोण बनता है, तो इस स्थिति में उसका अधिकतम ऊंचाई क्या होगा। इस चलिए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। तो कुछ भी नहीं है इसके चीज में, आप लोगों को यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी नहीं घबराइए बच्चों, इसमें आप लोगों को कुछ भी परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला का यूज करना होगा, आप लोग से सब कुछ हो जाएगा। यदि वो यहाँ से हम लोगों ने सब कुछ के बारे में चर्चा किया, पृथ्वी की सतह के साथ बनाया गया कोण, है ना, पर लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ ये थीटा कोण है, तो ये थीटा आप खुद जान रहे हैं कि ये कितना कोण होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कौन होगा। बस अब हर फार्मूला में 90 माइनस थीटा, एंगल जहाँ जहाँ होगा वहाँ 90 माइनस थीटा का पुट करेंगे, हर सब समीकरण मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस स्थिति में अधिकतम ऊंचाई का समीकरण क्या होगा मेरा। इस स्थिति में अधिकतम ऊंचाई का जो समीकरण जो आप लोगों को मैंने लिखाया, जो आप लोगों को याद होगा, वो क्या समीकरण था, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पे थीटा की जगह में कितना है 90 माइनस थीटा, और नीचे में हो गया बटा 2g, ये होता है समीकरण। तो आप लोग ये चीज़ भी जानते हैं बच्चों कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बताइए, ये होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा का पुट कर देंगे, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2g। यदि ऊर्ध्वाधर के साथ यदि कोण बनाता है तो वो साइन पर निर्भर नहीं करके वो कॉस पर निर्भर करेगा। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे कि उसका परास कितना होगा, उसका हम लोग परास जानने का प्रयास करते हैं कि परास कितना होता है बच्चों। तो चलिए हम लोग परास निकालते हैं। परास का समीकरण क्या होता है आप लोग जानते हैं, है कि नहीं, सॉरी, परास का वैल्यू होता है r बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा यहाँ पर g। तो मैंने क्या बोला कि थीटा के जगह में इस समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे, है कि नहीं, और थीटा के जगह में हम लोग सिर्फ वहाँ पर पुट कर देना है हम लोगों को 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हो गया साइन, ये हो गया 2, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये समीकरण नहीं है, ये समीकरण का प्रयोग करना है कि नहीं, बटा ये हो गया मेरा g। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, हम 2 को अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और बटा यहाँ पर जी। तो आप बता सकते हैं कि साइन 180 माइनस 2 थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ पर पाई बटा 2 होता है, तो 180 माइनस 2 थीटा है, इसका मतलब है 180 में घट रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने इस प्रकार पढ़ा होगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं कि साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये साइन पॉजिटिव आएगा।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, है कि नहीं, यू स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 थीटा बटा यहाँ पर जी होगा। फॉर्मूला को मैं लिख देता हूँ कि साइन 2 पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, साइन, सॉरी 2 पाई तो नहीं है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ पाई है ना, पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाता है साइन 2 थीटा होता है कि नहीं। यहाँ पे साइन 2 पाई नहीं है, सिर्फ पाई है। तो ये परास का व्यंजक, इसका मतलब है कि रेंज के फॉर्मूला में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो उड्डयन काल का समीकरण हम लोग देखेंगे कि क्या होता है उड्डयन काल का समीकरण। तो चलिए उड्डयन काल के समीकरण का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो उड्डयन काल का समीकरण t इज इक्वल टू कुछ इस प्रकार हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो 2u साइन थीटा और बटा यहाँ पर g होता है। तो ये समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे और थीटा की जगह हम लोग 90 माइनस, है कि नहीं, थीटा हम लोग रखेंगे। तो 2u हो गया, यहाँ पर हो गया साइन 90 माइनस थीटा और नीचे में हो गया बटा जी। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया 2u कॉस थीटा और बटा यहाँ पर हो गया जी। तो कुछ इस प्रकार का समीकरण का प्रयोग होता है बच्चों। तो ये बात आप लोग जान चुके होंगे बच्चों। इसी तरह आप लोग जो है प्रयोग कर सकते हैं अधिकतम, है कि नहीं, परिणामी वेग का समीकरण क्या होता है, परिणामी वेग का समीकरण में भी आप लोग यही चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बना देते हैं परिणामी वेग का समीकरण में क्या आएगा, है कि नहीं। परिणामी वेग का समीकरण आप लोगों ने अभी तुरंत लिखा बच्चों कि r इज इक्वल टू, या फिर r तो नहीं होगा, है ना, लिखने का आदत हो गया, करली भी मैंने लिखा था कि करली भी इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस होता है ना, देखिए जी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर माइनस, है कि नहीं, माइनस होता है 2, है ना, हमको याद नहीं है बच्चों, यू कितना होता है, यू कॉस थीटा, है कि नहीं, यू कॉस थीटा होता है कि नहीं, यू कॉस थीटा की साइन थीटा, यू साइन थीटा होता है बच्चों, हमको उधर लिखे हैं यू साइन थीटा होता है कि नहीं, 2u साइन थीटा और ये हो जाता है जी टी डैश। तो यहीं पर हम लोग को इस समीकरण का प्रयोग करना है और थीटा के जगह में हम लोगों को पुट कर देना है 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा यू स्क्वायर, ये होगा जी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर माइनस 2u जी टी डैश और यहाँ पर हम लोग हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो v इज इक्वल टू हो जाता है मेरा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा जी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर माइनस 2u जी टी डैश और इसका जगह में हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा परिणामी वेग का समीकरण, है कि नहीं, ऊर्ध्वाधर के साथ फेंका जाए। तो दिशा में भी कुछ इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे। तो उसके दिशा का जो समीकरण होता है बच्चों वो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि टेन अल्फा दिशा का समीकरण होता है। तो दिशा का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाता है हमारा, है कि नहीं, टेन थीटा आता था माइनस होता था जी टी बटा यू कॉस थीटा आता था, यही होता था बच्चों, जी टी बटा यू कॉस थीटा आ जाता था। तो इस समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे और इसके जगह में हम लोग 90 माइनस थीटा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 10 हो गया, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा माइनस हो गया जी टी बटा यू कॉस और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है कॉट थीटा माइनस हो जाएगा जी टी बटा इसके जगह में हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू मेरा कुछ इस प्रकार निकल जाता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, ये हो जाएगा मेरा 10 इनवर्स कॉट थीटा माइनस जी टी डैश, यहाँ पर टी डैश है बच्चों, ऊपर में सब में टी डैश है, टी डैश है और बटा हो जाएगा यू साइन थीटा। तो ये चीज़ मेरा निकल गया। कुछ बातें ऐसी होती है बच्चों के लिखते लिखते मिस प्रिंटिंग हो जाता है, लेकिन आप लोग उसे भयभीत ना हो, जब मौका मिलेगा मैं उसको सुधार दूंगा। तो इस प्रकार जो हम लोग ऊर्ध्वाधर के साथ यदि कोई कण को यू वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाए तो समीकरण इस प्रकार होता है। कभी कभी प्रश्न जो होते हैं इस प्रकार भी पूछे जाते हैं कि पृथ्वी की सतह से को कोण नहीं दे करके उसका कोण दे दिया जाता है, ऊर्ध्वाधर के साथ कितना कोण बना रहा है। तो आप लोग से भयभीत ना हो, जस्ट उसको 90 डिग्री में माइनस करके वही समीकरण का फिर से प्रयोग कर दें, वही चीज़ आ जाता है। तो चलिए आज हम लोग फिर से दूसरा टॉपिक्स में एक चर्चा करते हैं बच्चों, और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं
कि यदि किसी नत समतल के साथ, तो नत समतल का मतलब क्या होता है पहले आप समझ जाइए। नत समतल का मतलब क्या होता है, यहीं पर आप देखिए कि नत समतल मतलब जिसको हम लोग इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, नत समतल किसको कहा जाता है कि नहीं। नत समतल का मतलब होता है कि जैसे कि ऊंचाऊ रास्ता है कि नहीं, जैसे कि मान लेते हैं कि स्लोप आप लोग देख पा सकते होंगे कभी कभी रोड में, जब आप लोग या सड़क में आप लोग कभी साइकिल चलाते होंगे तो इस प्रकार का रोड सड़क आप लोगों को मिलता होगा। ऊंचा जगह में आप लोगों को साइकिल चलाना पड़ता होगा, या फिर ढालू नुमा है कि नहीं रास्ते में आप लोगों को साइकिल चलाना पड़ता होगा। तो इसी रास्ते को हम लोग को कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन, नत समतल इसी को कहा जाता है। नत मतलब होता है झुका हुआ, और समतल मतलब होता है एक सतह, है कि नहीं, तो उसको कहते हैं झुका हुआ सतह, है कि नहीं। तो वो कितने कोण से झुका हुआ है, ये देखिए, ये मेरे पृथ्वी की सतह हो गई, ये फ्लैट हो गया, है कि नहीं। तो लेकिन इसमें क्या हो गया, यहाँ पर कुछ ऊंचाऊ जगह हो गया, इसका मतलब ये सतह पृथ्वी की सतह जो हो गई एक क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है कि नहीं। ऊंचाऊ जगह में आप लोग के क्षेत्र में भी वो होगा कि जहाँ पे आप लोगों को ऊंचा रास्ता में है ना बाइक चलाना पड़ता होगा, है कि नहीं, या फिर ऊंचा रास्ता से आप लोगों को नीचे की ओर आना पड़ता होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं, जैसे पहाड़ का स्लोप होता है बच्चों, बस उसी तरह वो नत समतल भी होता है, उसी को कहते हैं नत समतल। तो यदि मान लेते हैं, समझ जाइए कि एक पहाड़ से ही यदि हम किसी पत्थर को यदि ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो उस स्थिति में मेरा अधिकतम ऊंचाई का समीकरण क्या होगा, है ना, उड्डयन काल का समीकरण क्या होगा, परास का समीकरण क्या होगा, उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग उसको भी जान लेते हैं बच्चों, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ना, इसके बारे में पढ़ने में आप लोगों को काफ़ी आनंद अनुभव होता होगा बच्चों। और इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखें, लेकिन इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया हुआ वीडियो आप लोगों को यूट्यूब में बहुत कम ही उपलब्ध हो पाता है बच्चों। इसीलिए इस वीडियो में भले मेरे पास संसाधन की अभी कमी है, लेकिन ये वीडियो में आप लोगों को नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी, ये बात का मैं गारंटी देता हूँ बच्चों, है कि नहीं। इस वीडियो को आप लोग देखें और समझने का प्रयास करें। चलिए नत समतल से हम लोग प्रक्षेपित करेंगे। देखिए नत समतल है ना, नत समतल से प्रक्षेपित किया जाता है। तो इसमें बच्चों थोड़ा सा मैथमेटिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव होता है कि नहीं। सारी बातें तो आसान ही हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है। आप लोगों को मैथमेटिक्स को समझने में, थोड़ा फिगर को समझने में मैं प्रयास करूंगा कि फिगर को स्पष्ट रूप से बनाऊं बच्चों। तो ये मेरा क्या था, मेरा ये पृथ्वी की सतह नहीं है बच्चों। अभी ये बात आप लोग थोड़ा सा देर समझिए, क्योंकि मेरा यहाँ पर समतल ये है, ये नत समतल है बच्चों, ये है कि नहीं, ये नत समतल है इस प्रकार। अब हम लोगों को इस सतह से प्रक्षेपित करना है वस्तु को। ये पहाड़ का एक मान लीजिए कि स्लोप है ना, ये पहाड़ है, यहाँ से आप एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंके हैं, है कि नहीं। तो ये नत समतल कितना कोण बना रहा है बच्चों, मान लेते हैं कि ये कोण मेरा पर θ0 ये कोण है, θ0 कोण है कि नहीं। और आपने कण को प्रक्षेपित किया, पत्थर को प्रक्षेपित किया कुछ इस प्रकार, और पत्थर यहाँ पर जाकर के ड्रॉप करता है कि नहीं, इस प्रकार। तो पत्थर को आपने कितना वेग दिया, तो पत्थर को आपने वेग दिया यू वेग ही आप मैं बार बार लूंगा, है कि नहीं, कण को आपने यू वेग दिया इस प्रकार। तो ये जो हो गया, क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहा है बच्चों, ये जो है क्षैतिज के साथ, मान लेते हैं ये क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है, ये क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है ना। जो वेग मैंने कम दिया कण को, वो क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है, ना कि इसके साथ थीटा कोण बना रहा है। अब हम लिखेंगे कि वो ये जो है इसके साथ जो प्रक्षेपित किया गया, इसके साथ कितना कोण होगा, इसके साथ आप जान पा रहे हैं, ये हो जाएगा θ-θ0 कोण होगा, ये होगा। इसका मतलब हो गया कि हम कहेंगे कि उस स्लोप के साथ, है कि नहीं, जो पत्थर को प्रक्षेपित किया गया है कितने कोण पर, θ-θ0 पर प्रक्षेपित किया गया है। फिर से समझा देता है कि ये जो स्लोप का कोण है वो कितना है, θ0 है। आपने कण को क्षैतिज से कितना कोण पर प्रक्षेपित किया, तो थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया। तो इस समतल से आप कितना कोण से प्रक्षेपित कर रहे हैं, θ-θ0 से उसको प्रक्षेपित कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम सुविधा के लिए हम इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं बच्चों, इसको हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं। तो वाई एक्सिस किसको लेंगे, जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा वाई एक्सिस, तो हम लोग यहाँ से लेते हैं वाई एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इसको हम लोग वाई एक्सिस नाम देंगे।
ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, सुविधा के लिए आप नाम दे दीजिए, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया बच्चों। तो इस दिशा में कण का वेग कितना हो जाएगा बच्चों, इस दिशा में कण का वेग हो गया यू एक्स और इस दिशा में कण का वेग हो जाएगा मेरा यू वाई। तो हम कहेंगे कि एक्स अक्ष के अनुदिश कण का वेग कितना होगा और वाई अक्ष के अनुदिश कण का वेग कितना होगा। तो आप लोग ये खुद जान सकते हैं। तो लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इस बात पर चर्चा करना है कि एक्स अक्ष के अनुदिश कण का वेग, एक्स अक्ष के अनुदिश वेग, एक्स अक्ष के अनुदिश वेग, हम तो u वेग दिए, इसका मतलब इसका कंपोनेंट हमको यू एक्स अक्ष के अनुदिश लेना पड़ेगा। तो यू एक्स बराबर यहाँ पर देख पा रहे हैं u इसी के साथ है कि नहीं एंगल बना रहा है, अतः यहाँ पे कॉस लेना पड़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा, u कॉस, एंगल हो जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा माइनस थीटा नॉट होगा बच्चों। इसी तरह y अक्ष के अनुदिश कण का वेग कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे y अक्ष के अनुदिश वेग, नहीं y अक्ष के अनुदिश वेग, तो कौन सा वेग हो जाएगा, ये हो जाएगा यू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू साइन और थीटा माइनस हो जाएगा थीटा नॉट। तो इस बात को समझना होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी समझना होगा बच्चों। एक बात है कि गुरुत्व त्वरण के यहाँ पर मान में थोड़ा सा उलट पुलट हो रहा है, गुरुत्व त्वरण का मान, क्योंकि आप जानते हैं कि गुरुत्व त्वरण तो हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता हुआ है कि नहीं, हम लोग उस ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लेते हैं गुरुत्व त्वरण का मान, या तो हम लोग ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लेते हैं गुरुत्व त्वरण जी की ओर, या तो हम लोग ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लेते हैं गुरुत्व त्वरण माइनस जी लेते हैं। लेकिन हम लोगों को गुरुत्व त्वरण तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर लेना है बच्चों, तो हम लोग कैसे लेंगे, तो इस चीज पर चर्चा करते हैं हम लोग बच्चों। चलिए थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। मैंने आपको कहा था इससे पहले, चलिए हम लोग बात करते हैं पहले के टॉपिक्स पर। हम लोगों ने आप लोगों को बार बार कहा था कि क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण नहीं होता है और ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण लिया जाता है, गुरुत्व त्वरण लिया जाता है। क्षैतिज दिशा में उसका त्वरण 0 होता है और ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण जो होता है वो माइनस जी या जी जैसे जो भी होता है। ऐसा क्यों होता है, तो गुरुत्व त्वरण हम लोग यदि लेते हैं बच्चों, तो अब यहाँ पर देखिए, तो ये तो आप जानते हैं इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं, इसको हम लोग क्षैतिज घटक कहते हैं, और दूसरी बात है इसको हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी, लंबवत घटक भी कहते हैं, इसको हम लोग समानांतर घटक भी कहते हैं। तो यदि हम लोग गुरुत्व त्वरण के बारे में बात करते हैं तो यहाँ हम लोगों को जी साइन 90 डिग्री लेना होगा। क्यों, क्योंकि ये लंबवत घटक है, और यहाँ पर हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, कॉस 90 डिग्री लेना पड़ेगा, या फिर है कि नहीं, यहाँ हम लोग लेते हैं कॉस 90 डिग्री, ये हो गया जी कॉस 90 डिग्री लेंगे, है कि नहीं। आप यहाँ समझ गए होंगे ये बात, है कि नहीं, क्योंकि पृथ्वी की सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं, क्योंकि जी नीचे की ओर आता है, इसलिए इस दिशा में कंपोनेंट हो जाएगा जी साइन 90 और इस दिशा में कंपोनेंट हो जाएगा जी कॉस 90। तो जी साइन 90 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, अतः इस दिशा में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जी होगा। लेकिन कॉस 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ 0 होता है, इसलिए क्षैतिज दिशा में कंपोनेंट जी का कितना हो जाएगा, 0 होता है। इसलिए क्षैतिज दिशा में हम लोग है ना जी का वैल्यू को 0 लेते हैं और ऊर्ध्वाधर दिशा में कंपोनेंट हम लोग जी लेते हैं। वही कंपोनेंट का प्रयोग हम लोगों को बच्चों यहाँ पर भी करना है, हम लोगों को इस दिशा में। तो आप जानते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर जी की दिशा तो इधर ही होगा या तो इधर की ओर होगा जी, तो ये यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होगा, ये पूरा कोण जो हो जाएगा, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा। आप देख पा रहे हैं कि ये जो जी है यहाँ से, तो जी जो होता है क्षैतिज के साथ, इसके साथ कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री। लेकिन हम लोग को लेना कहाँ है बच्चों, यहाँ पे लेना है, एक्स अक्ष में लेना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर जो होता है इस तल के साथ कितना कोण बनाएगा। आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, देखिए इस प्रकार है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया बच्चों, इस प्रकार। तो हम लोग जी का वैल्यू तो इस डायरेक्शन में लेते हैं, समझिएगा, इसी के अनुसार अनुदिश जो है या अनुसार हम लोग ऊपर वाले फोटो को है ना रेखांकित करेंगे। तो ये मेरा एक्स एक्सिस था, आप लोग देख पा रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। तो ये जी, तो जी इधर से है मेरा बच्चों, ये इसके साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है। लेकिन हमको बॉडी को तो प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ से यहाँ तक किए, हम लोगों को जी का वैल्यू तो यहाँ पे लेना है ना, इस अक्ष पर लेना है कि जी का वैल्यू कितना होगा। तो ये कोण मेरा कितना हो गया, ये कोण मेरा थीटा नॉट है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होगा बच्चों, ये कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा नॉट,
ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा नॉट। तो आप लोग बता सकते हैं कि जी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, जी का कंपोनेंट एक्स दिशा में कितना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना जी, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा नॉट। हाँ, इसी तरह मेरा इधर से भी है बच्चों, इधर से भी मेरा वाई है, तो ये जस्ट लंबवत है, तो इसके दिशा में कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जी साइन, इधर हो जाएगा 90 माइनस थीटा नॉट। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है साइन। इसी तरह हम लोग बच्चों यहाँ पर भी लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, आप लोग समझ में आ गया होगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा नॉट, इसको हम लोग लिख सकते हैं जी कॉस थीटा नॉट हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम लोगों को यहाँ पर भी हम लोगों को करना है। ये लंबवत दिशा आप देख पा रहे हैं, ये इस 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। ये कोण कितना होगा, ये कोण हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा नॉट हो जाएगा। तो जी का कंपोनेंट यदि एक डायरेक्शन में लेंगे हम लोग बच्चों, तो माइनस जी मतलब ऊपर जाने की अवस्था में गुरुत्व त्वरण ले रहे हैं, माइनस जी, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 माइनस, ये हो जाएगा थीटा नॉट। इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा जी साइन थीटा नॉट। अब इस दिशा में कितना हो जाएगा, माइनस जी, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा नॉट। तो माइनस जी यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा नॉट हो जाएगा बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि एक्स अक्ष के अनुदिश गुरुत्व त्वरण कितना हो गया, साइन थीटा नॉट माइनस जी साइन, और एक्स है ना वाई अक्ष के अनुदिश कितना हो गया, माइनस जी कॉस थीटा नॉट। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि एक्स अक्ष के अनुदिश, ये रफ है मेरा बच्चों पूरा, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्स अक्ष के यहाँ पर g का वैल्यू लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, यदि g का वैल्यू को आप समझ में आ रहा है तो इसको टॉपिक्स आप लोगों के लिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं होगा। फोटो को आप लोग अपने कॉपी में बना करके देखिए और उसको प्रयास करिए समझने का, है कि नहीं। मैंने यहाँ पे अच्छी तरह समझा दिया है, बार बार वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास करिए। देखिए एक्स अक्ष के अनुदिश, है कि नहीं, एक्स अक्ष के अनुदिश, है कि नहीं, त्वरण, एक्स अक्ष के अनुदिश त्वरण तो कितना हो जाएगा, एक्स अक्ष के अनुदिश माइनस जी, और ये हो गया कॉस, मैं फिर से लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा नॉट होगा। वाई अक्ष के अनुदिश त्वरण कितना हो जाएगा, वाई अक्ष के अनुदिश, है कि नहीं, वाई अक्ष के अनुदिश त्वरण कितना हो जाएगा बच्चों, वाई अक्ष के अनुदिश त्वरण, तो माइनस जी, ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी कॉस, और ये हो जाएगा थीटा नॉट। इस प्रकार हम लोग देखते हैं। तो चलिए अधिकतम ऊंचाई का समीकरण हम लोग इससे ज्ञात करेंगे। अब दोनों दिशा में मेरा त्वरण है बच्चों, दोनों दिशा में मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश भी त्वरण है और वाई अक्ष के अनुदिश भी त्वरण है। एक्स अक्ष के अनुदिश भी कण का वेग है और वाई अक्ष के अनुदिश भी कण का वेग है। तो अधिकतम ऊंचाई का समीकरण, तो अधिकतम ऊंचाई आप देख पा रहे हैं कि ये है बच्चों, ये अधिकतम ऊंचाई है। तो ये ऊंचाई आप देख पा रहे हैं कि वाई अक्ष के पैरेलल है, ये वाई अक्ष है हमारा, इसके पैरेलल है, इसीलिए वाई अक्ष के अनुदिश हम लोग गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे अधिकतम ऊंचाई का समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए अधिकतम ऊंचाई, है कि नहीं, का समीकरण हम लोगों को ज्ञात करना है। तो गति के समीकरण, वाई अक्ष के अनुदिश गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो वाई अक्ष के अनुदिश गति के समीकरण से, है कि नहीं, आप वाई अक्ष के अनुदिश कौन सा गति का समीकरण प्रयोग करेंगे, तो इसका प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस होता है 2 यानी ए एस होता है, इसलिए ए वाई एस होगा। आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अधिकतम ऊंचाई में कण का वेग शून्य होता है, ये बात को लिख देते हैं। अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर कण का वेग, अधिकतम ऊंचाई पर कण का वेग क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। अधिकतम ऊंचाई पर कण का वेग शून्य होता है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर भी वाई इज इक्वल टू मेरा 0 हो जाएगा और ए वाई इज इक्वल टू कितना है, तो आप लोग देखिए ए वाई मतलब वाई अक्ष के अनुदिश कण का त्वरण कितना है मेरा बच्चों, माइनस जी कॉस थीटा नॉट है ना। अब विस्थापन कितना है, ये तो अधिकतम ऊंचाई है बच्चों, इसको हम लोग अधिकतम ऊंचाई माने हैं ना, ये अधिकतम ऊंचाई है। तो इसका मतलब है कि सतह से, पृथ्वी की सतह से या पहाड़ के ढाल के सतह से, है ना,
कण के अधिकतम ऊंचाई कितना है मेरा h है, इसको हम लोग h माने तो यही कण का विस्थापन है मेरा, है कि नहीं। तो ये मेरा h हो गया। तो सारी बातों को हम लोग ऊपर वाले समीकरण में पुट करके हम लोग इस समीकरण को सॉल्व करके देखेंगे कि क्या मेरा प्राप्त होता है। तो वी वाई इज इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ। यू वाई इज इक्वल टू हम लोग देख पा रहे हैं कि यू वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों मेरा, है कि नहीं। यू वाई आप लोग अपने कॉपी में देखिए कितना है, यू वाई इज इक्वल टू हो गया यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, इसका तो स्क्वायर होगा तो यू स्क्वायर हो गया, ये साइन का स्क्वायर हो गया बच्चों, है कि नहीं। प्लस 2 ए वाई का वैल्यू कितना है, तो ए वाई का वैल्यू हो गया माइनस जी कॉस थीटा नॉट, और एस का वैल्यू है यहाँ पर एच। तो इसको हम लोग बराबर के उधर ले जाएंगे बच्चों, तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू 2g कॉस थीटा नॉट एच। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट और बटा हो गया 2g कॉस, है कि नहीं, 2g कॉस थीटा नॉट। ये मेरा अधिकतम ऊंचाई का समीकरण हो गया। ये कुछ भी नहीं है बच्चों समीकरण में, ये समीकरण में कुछ भी नहीं है, इजी समीकरण को हमने ड्राइव किया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि उड्डयन काल का समीकरण क्या होता है। मतलब प्रक्षेपित बिंदु से, है ना, उस वह समीकरण, वह समय जहाँ प्रक्षेपित, है ना, बिंदु से वह समय जहाँ पर कण पृथ्वी को टकराता है कि नहीं, उसको हम लोग उड्डयन काल कहते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि उड्डयन काल का समीकरण क्या होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उड्डयन काल का समीकरण क्या होता है बच्चों। चलिए उड्डयन काल, है कि नहीं, आप लोग फोटो तो अच्छी तरह से देख पा रहे हैं बच्चों, है कि नहीं, आप लोग के पास फोटो जरूर बना होगा आप लोग। तो उड्डयन काल हम लोग देखेंगे, मुझे बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। उड्डयन काल जिसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो उड्डयन काल हम लोग निकालेंगे बच्चों, तो वाई अक्ष के समीकरण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं एक बार बना ही देता हूँ फोटो को बच्चों। यहाँ पर मुझे काफ़ी दिक्कत होता है। इस प्रकार है, ये थीटा एंगल है, ये थीटा नॉट है बच्चों, और कण को हम लोग यहाँ से प्रक्षेपित किए हैं इस प्रकार। समझ जाइए एक बार फिर से, यू वेग से हम लोगों ने प्रक्षेपित किया है, यू वेग से। तो ये जो कोण है बच्चों हमारा, ये कोण कितना है, ये कोण है हमारा थीटा। तो है ना, इंक्लाइंड प्लेन के साथ एक्स अक्ष है ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण मेरा कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरा थीटा माइनस, है कि नहीं, ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट हो जाएगा, है ना बच्चों। तो चलिए हम लोग इसी से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो वाई अक्ष की गति, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाई अक्ष के अनुदिश है, ये व्योजित मान इसका इधर था इस प्रकार, है कि नहीं। वाई अक्ष के अनुदिश गति के समीकरण का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे वाई अक्ष के अनुदिश गति के समीकरण से, वाई अक्ष के अनुदिश। तो कौन सा समीकरण का प्रयोग करेंगे, तो वो समीकरण है मेरा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये समीकरण है, आप लोग के कॉपी में लिखा हुआ है सबका वैल्यू, है ना। एक बात है बच्चों, कण का बताइए, कण जब पृथ्वी की सतह से चलना शुरू किया और पुनः पृथ्वी की सतह पर पहुंच गया, तो कण का विस्थापन कितना होगा, कण का विस्थापन 0 होगा। तो प्रक्षेप गति में कण का विस्थापन 0 होता है कि नहीं। इस बात को याद रखिएगा कि प्रक्षेप गति में कण का, है कि नहीं, विस्थापन, कण का विस्थापन 0 होता है। प्रक्षेप गति में कण का विस्थापन 0 होता है बच्चों। क्यों, पृथ्वी की सतह से चलना शुरू किया और पृथ्वी की सतह पर पहुंच गया, तो विस्थापन 0 हो गया। तो इस स्थिति में s बराबर 0 होगा। यहाँ पर मैंने लिखा था y अक्ष के अनुदिश कण के, तो सब कुछ y होगा। तो यू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यू वाई आप लोग जान रहे हैं बच्चों कितना होता है, तो यू वाई इज इक्वल टू होता है यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट। और वाई अक्ष के अनुदिश कण का त्वरण कितना होता है, इस दिशा में कण का त्वरण कितना हो जाएगा आप लोगों को पता होगा, है कि नहीं। पहले ही आप लोग को लिखे हैं कि माइनस जी कॉस थीटा नॉट, ये त्वरण होगा। तो चलिए हम लोग सारी बातों को वहाँ पर हम लोग लिखेंगे। विस्थापन 0 है
तो विस्थापन 0। यू वाई इज इक्वल टू कितना है मेरा, ये यू हो गया साइन, यहाँ से होगा थीटा माइनस थीटा नॉट, और ये हो गया टी। अब बताइए कैपिटल टी क्यों, क्योंकि यहाँ पृथ्वी की सतह से टकराने में लगा समय को मैंने पहले भी टी माना था, कैपिटल टी है। और हो जाएगा प्लस 1/2, और जी वाई का वैल्यू कितना रख देंगे, माइनस जी कॉस थीटा नॉट, और इधर हो जाएगा टी स्क्वायर। तो आप लोग जान रहे हैं एक टी को कॉमन कर सकते हैं हम लोग, तो इधर से क्या मिलेगा, देखिए यू साइन, इधर हो गया थीटा माइनस थीटा नॉट, है कि नहीं, एक टी को बाहर कर दिए हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 जी कॉस थीटा नॉट और टी। तो टी का वैल्यू कितना निकल गया, तो t इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा मेरा, तो t इज इक्वल टू 2 इधर चले आया बच्चों, तो इधर हो जाएगा 2u, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस थीटा नॉट बटा जी, और ये हो गया कॉस थीटा नॉट। ये मेरा उड्डयन काल का समीकरण है बच्चों, कुछ भी नहीं है समीकरण में, आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका निकालते हैं परास का समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो परास का समीकरण हम लोग देखेंगे, परास का समीकरण जिसको हम लोग रेंज कहते हैं बच्चों, थोड़ा इसको समझिएगा परास का समीकरण निकालने में, है कि नहीं। हम इसी फिगर में देखते हैं, ये मेरा ओ बिंदु है और इससे जो बिंदु से टकराया है वो मेरा पी है, और यहाँ से हम लोग इसको क्यू मान लेते हैं इस तरह करके। तो अब हम लोग देखेंगे, मान लेते हैं कि ये मेरा ओपी जो हो गया, यहीं से ओपी मेरा रेंज है बच्चों, है ना, यही रेंज है, और यहीं से हम लोग एक परपेंडिकुलर पृथ्वी पर ड्रॉ कर देते हैं, है कि नहीं, इसको हम लोग क्यू बिंदु मान लेते हैं, इसको नहीं मान करके इसी बिंदु को हम लोग क्यू बिंदु मान लेते हैं। ये कोण हम जान रहे थीटा नॉट है बच्चों, और ओ से पी तक की दूरी मेरी आर है, नहीं बच्चों, ओ से पी की दूरी मेरी आर है। अब बताइए कि जब कण को हमने थीटा कोण पर, मतलब क्षैतिज, ये है क्षैतिज, क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया, नत समतल के साथ नहीं बच्चों, क्षैतिज के साथ, क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया, तो इसका मतलब है कि u का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये u cos थीटा हो जाएगा क्षैतिज दिशा में, है कि नहीं। आप देख रहे क्षैतिज के साथ u थीटा कोण बना रहा है, नत समतल के साथ थीटा माइनस थीटा नॉट कोण बना रहा है कि नहीं, ये बता रहे हैं क्षैतिज के साथ, है कि नहीं, क्षैतिज के साथ ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज के साथ ये u वेग थीटा कोण बना रहा है, नत समतल के साथ थीटा माइनस थीटा कोण बना रहा है, वहीं कहेंगे कि नत समतल क्षैतिज के साथ थीटा नॉट कोण बना रहा है। आप इस बात को बढ़िया तरह से अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए। तो यदि वो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाएगा तो क्षैतिज दिशा में u का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और आप जान रहे हैं कि इस बिंदु तक पहुंचने में उसको t समय लगता है, तो इसका मतलब हो गया कि यदि वो u cos थीटा से गति करे तो t दिशा में वो OQ दूरी तय करेगा ना। इसका मतलब समझ रहे हैं कि u cos थीटा वेग से यदि कण गति करे तो t समय में कितनी दूरी तय करेगा, वो OQ दूरी तय करेगा, यहां से यहां तक आने में उसको लगा समय। तो यहां पे लिखेंगे कि देखिए कि कण का क्षैतिज दिशा में, कण का, है कि नहीं, कण का क्षैतिज दिशा में, फोटो अपने कॉपी में बना लीजिए और फिगर को बार बार समझने का प्रयास करिए। देखिए कण का क्षैतिज दिशा में वियोजित मान, क्षैतिज दिशा में वियोजित मान आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, ये हो जाएगा u cos थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब इस वेग से t, देखिए इस वेग से t समय में तय की दूरी, t समय में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, t समय में तय की गई दूरी ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी हो जाएगा बच्चों। तो ये कौन सी दूरी है, आप देख पा रहे हैं ये दूरी OQ है, तो इसका मतलब हो गया कि OQ इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। अब हम लोग t का वैल्यू ऊपर के समीकरण से रख देंगे, t का वैल्यू क्या है मेरा, t का वैल्यू हम लोग ऊपर के समीकरण से रख देंगे, तो ये हो गया u cos थीटा, t का वैल्यू कितना आ गया देख पा रहे 2u, ये हो गया साइन, है कि नहीं, 2u साइन थीटा माइनस थीटा नॉट और बटा g cos थीटा नॉट। तो इसको हम लोग अच्छा से लिख देते हैं, तो OQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो गया 2u स्क्वायर cos थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस थीटा नॉट बटा g cos, और ये हो जाएगा थीटा नॉट हो जाएगा बच्चों।
ये बात समझ में आ गया पूरा बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे। कौन सा फिगर में? ओ पी क्यू, ये कौन सा ट्रायंगल है? तो राइट एंगल ट्रायंगल है। या ये इसका कोण कितना है? ये थीटा नॉट कोण है। तो इसमें हम लोग कॉस ले लेंगे। तो इसमें हम लोग कॉस लेंगे बच्चों, तो क्या प्राप्त हो जाएगा कॉस लेने से? आप लोग जानते हैं कॉस बराबर होता है लंब बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार इसका क्या है? ओ क्यू, और कर्ण इसका है आर। तो इसका मतलब है ओ क्यू बटा आर होगा। यदि कॉस थीटा नॉट यदि हम लोग ले लेंगे तो त्रिभुज का प्रयोग कर रहे हैं फिगर में, आप लोग अपने कॉपी में देखिए ओ पी क्यू से यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, आधार कितना हो गया? ओ क्यू, और कर्ण है मेरा आर। नहीं, तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? आर ज्ञात करना है। तो आर इज इक्वल टू हो गया ओ क्यू बटा कॉस थीटा नॉट। तो ओ क्यू का वैल्यू तो हम लोग ऊपर में ज्ञात किए, यहाँ पे हम लोग रख देते हैं बच्चों। ओ क्यू का वैल्यू रखेंगे तो कितना प्राप्त हो गया? ये मिला 2u², है कि नहीं, कॉस थीटा इंटू साइन, ये हो गया थीटा माइनस थीटा नॉट बटा, ये हो गया जी कॉस थीटा नॉट, और एक ठो कॉस थीटा नॉट आ गया। तो इसको हम लोग कुल मिला करके फाइनल समीकरण को लिख सकते हैं। तो 2u², ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा नॉट है, इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। तो ये मेरा परास का समीकरण ज्ञात होता है बच्चों। तो ये आप लोग इंक्लाइंड प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। तो इससे बहुत सारा जो क्या बोलते हैं बच्चों उसको, न्यूमेरिकल्स जो है आप लोगों के विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में, नीट के एग्जामिनेशन में, या फिर मेडिकल के अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इनकम्प्लीट नॉलेज होने से बच्चों में क्या होता है कि वो सिंपली जो होता है इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपली आप लोगों के इंस्टीट्यूशंस में या स्कूल में यदि पढ़ाए जाते हैं तो जस्ट वो होते हैं क्या कि, है कि नहीं, पृथ्वी की सतह से प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आप लोगों को बता दिया जाता है। और जब आप लोग एग्जाम में जब बैठते हैं तो आप लोगों को इस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं आप लोग। ये बेसिकली आप लोग बेसिक नॉलेज आप लोगों का नहीं रहने की वजह से आप लोग में ये प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों मेरी मानिए कि सबसे पहले आप लोग अपने थ्योरी पे कॉन्सेप्ट करिए, है कि नहीं, उसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल्स यदि बनाते हैं तो आप लोगों को ये बातें ज़्यादा समझ में आएगी। बहुत सारे जो आप लोगों के यूट्यूब में वीडियो अपलोड होते हैं उसमें भी जो है इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता है बच्चों, है ना। तो आप लोग इस वीडियो को यदि आप लोग समझे हैं बच्चों तो उसको मैं यही बोलूँगा, है ना, यही कहने का प्रयास करता हूँ आप लोगों के साथ कि आप लोग इसे अपने कॉपी में लिखिए और इसे नोट्स बनाइए बच्चों, है ना, और इसे समझने का प्रयास करिए। मैं नेक्स्ट डे जो है इन सभी टॉपिक्स के बारे में आप लोगों का न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बनवाऊँगा। 2 डायमेंशनल लेसन का कंप्लीट न्यूमेरिकल्स क्लास मेरा कल चलेगा बच्चों, है कि नहीं। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, उसका ज़रूर आनंद उठाएं। वो आप लोगों का बहुत, है ना, नॉलेजेबल होगा, है ना, नॉलेजफुल क्लास मेरा कल चलेगा बच्चों। तो उसे मिस नहीं करने का प्रयास करिए और आप लोग मेरे साथ हमेशा बने रहें। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। तो आज इतना ही बोलने के बाद मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा बच्चों। मेरे वीडियो को आप लोगों ने देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स बच्चों। आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार मेरे वीडियो को देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों।